स्टूडेंट, आज फिर आपके सामने कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक पंखुड़ी के पाठ 2 सूक्तिकोर का शेषांश आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं। पिछले वीडियो में आपने प्रथम अंश के व्याख्या और वाचन किया था। आज उसी श्रृंखला में इस दूसरे वीडियो में शेष अंश के वाचन और उस पाठ में आए हुए कठिन शब्द और उनका अर्थ तदुपरांत पाठ की व्याख्या को समझेंगे। तो आइए सर्वप्रथम इसका वाचन करते हैं। राजा के सेवक सुखी आदमी की तलाश में गांव-गांव घूमने लगे। उनके सामने जो भी आदमी आता वे उसी से पूछ बैठते, क्यों भाई, क्या तुम सुखी हो? मगर प्रत्येक व्यक्ति से नकारात्मक उत्तर पाकर उनका उत्साह ठंडा पड़ जाता है। यहाँ पे नकारात्मक अंडरलाइन है, ये कठिन शब्द है। छात्र इसको अपनी नोटबुक में लिखते जाएं। उत्साह ये भी कठिन शब्द की श्रेणी में है। तो ये जो कठिन शब्द अंडरलाइन किए हुए हैं उनको छात्र अपनी कॉपी पर लिखकर जब व्याख्या की जाएगी तब इनके अर्थ भी बताए जाएंगे। तब ये उनके अर्थ लिखकर उन्हें याद कर लें। बहुत कोशिश करने के बाद भी उन्हें एक भी सुखी आदमी नहीं मिला। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी दुख का शिकार था। कोई गरीबी के कारण दुखी था, तो किसी को मान सम्मान न मिलने का दुख था, तो किसी को कुपुत्र न होने से परेशानी थी, तो किसी को सुशील पत्नी न मिलने का दुख था, तो कोई शादी न होने के कारण उदास था। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को कोई न कोई शिकायत थी। इस पहले पैराग्राफ में उत्साह तक आपने लिख लिया था। इसके बाद शिकार अंडरलाइन है, रेखांकित मान सम्मान भी किया गया है। सुशील, सुंदर, कुपुत्र, नालायक, शिकायत, चुगली आदि ये शब्द अंडरलाइन किए गए हैं और इनके अर्थ भी ऊपर लिख दिए गए हैं। छात्रों से अपेक्षा है कि अपनी कॉपी पे ये सब लिख लेंगे और उनके अर्थ भी लिखेंगे। तदुपरांत उसके अन्य अर्थ भी ढूंढने की कोशिश करेंगे, जिससे उनके शब्दकोश में और भी शब्द आए। ये पहला पैराग्राफ हुआ। आइए दूसरे पैराग्राफ का वाचन करते हैं। अंत में राजा के सेवक निराश हो गए और उन्होंने राजमहल वापस लौटने का फैसला कर लिया। रास्ते में
उनकी नज़र एक मलंग मस्त फकीर पर पड़ी। वह निश्चिंत होकर एक तारा बजाते हुए गीत गा रहा था, अल्लाह रहम कर, अल्लाह रहम कर। राजा के सेवक इस फकीर को देखकर चलते चलते सहसा रुक गए। फकीर की निश्चिंतता देखकर वे इस नतीजे पर पहुंचे कि यह वाकई सुखी आदमी है और इससे हमारा काम बन सकता है। राजा के सेवकों ने फकीर से पूछा, क्यों बाबा, क्या तुम सचमुच सुखी हो? तुम्हें कोई दुख नहीं है? तुम्हें कोई दुख नहीं है? तो नहीं, मुझे कोई दुख नहीं है, मैं एकदम सुखी हूँ। फकीर ने जवाब दिया, मगर तुम लोग मुझसे ये बात क्यों पूछ रहे हो? यह सुनकर राजा के सेवकों ने कहा, इसलिए कि हमें तुम जैसे आदमी की ही तलाश थी। हम राजा के सेवक हैं। हमारे महाराज को एक रात के लिए किसी सुखी आदमी की चादर की जरूरत है। यदि तुम राजा को एक रात के लिए अपनी चादर दे दो तो वे तुम्हें मुँह मांगा इनाम देंगे। फिर तुम्हें जिंदगी भर भीख मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बोलो, क्या तुम हमें अपनी चादर दोगे? इस प्रकार ये तीसरे पैराग्राफ का वाचन हुआ। इसमें भी जो भी कठिन शब्द आए हैं उनको आप अपनी कॉपी पे लिखते जाएं। ज़रूरत, आवश्यकता, मुँह मांगा, उचित, जिंदगी भर, जीवन भर, आवश्यकता, ज़रूरत आदि ये सब कठिन शब्द आए हैं। इन शब्दों को अपनी कॉपी पे लिखते रहें। अब धीरे अब अंतिम पैराग्राफ को भी वाचन करते हैं और आशा रखते हैं कि वीडियो को वॉच कर इसके स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे और एक पेज सुलेख प्रस्तुत पाठ का अवश्य सुंदर स्वच्छ राइटिंग में लिखें। आइए अंतिम पैराग्राफ देखते हैं। राजा के सेवकों की बात सुनकर फकीर खिलखिलाकर हंस पड़ा। राजा के सेवकों की बात सुनकर फकीर खिलखिलाकर हंस पड़ा। मैं आपके राजा की इच्छा पूरी नहीं कर सकता
क्योंकि मेरे पास तो चादर है ही नहीं। तुम्हारे पास चादर नहीं है, फिर तुम अपने आप को सुखी कैसे कहते हो? राजा के सेवकों ने आश्चर्य प्रकट करते हुए फकीर से पूछा। मुझ पर विश्वास करो, मैं सचमुच सुखी हूँ, क्योंकि मुझे धन दौलत, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, किसी चीज की इच्छा नहीं है। मैं अपना जीवन सादगी और संतोष से व्यतीत कर रहा हूँ, इसलिए मैं अत्यंत सुखी हूँ, फकीर ने जवाब दिया। प्रस्तुत पैराग्राफ में खिलखिलाकर जोर जोर से माफ कीजिएगा, माफी, इच्छा, अभिलाषा, आश्चर्य, विस्मय, प्रकट, सामने प्रस्तुत करना, पद प्रतिष्ठा, पद, यश, मान सम्मान, आत्मसम्मान, धन दौलत, संपत्ति, सादगी, सामान्य, संतोष, अपने आप में संतुष्ट, व्यतीत, बिताना, ये सब कठिन शब्द हैं जिनका अर्थ हमने आपको बतलाया और आप लोग अपनी कॉपी पे अवश्य लिखते जा रहे होंगे। अब अंतिम पंक्तियों का वाचन करेंगे, तत्पश्चात पाठ की व्याख्या की जाएगी। राजा के सेवकों ने फकीर की कई भी बात राज दरबार में आकर राजा को कह सुनाई। अब राजा को समझ में आ गया कि अत्यधिक ऐशोआराम व सुख सुविधा की इच्छा ही मनुष्य के दुख का कारण है। शिक्षा, अतृप्त इच्छाएं ही हमारे दुख का मूल कारण है। इस प्रकार पाठ 2 सुख की खोज का वाचन किया गया। इससे पहले वाले वीडियो में पाठ के प्रथम अंश का वाचन और व्याख्या की जा चुकी है। अब इस वीडियो में पाठ के दूसरे अंश का वाचन किया गया। अब दूसरे अंश की व्याख्या की जाएगी। छात्र विशेष ध्यान देते हुए प्रस्तुत पाठ को सुने और जैसा कि व्याख्या को ध्यानपूर्वक सुनते हुए आगे आने वाले अभ्यास कार्यों को उत्तर यहीं से प्राप्त होंगे, तो बड़े ध्यान से व्याख्या को सुने और बाद में एक एक पैराग्राफ की व्याख्या करने का
अभ्यास करें, जिससे बोलने की क्षमता विकसित होगी और शुद्ध पढ़ना समझ में आ जाएगा और सुंदर सुलेख लिखें, जिससे आपकी लेखन क्षमता का विकास होगा। आइए अब पहले पैराग्राफ के शेष अंश का व्याख्या देखें। राजा की आज्ञा अनुसार उसके सेवक गांव-गांव सूखे आदमी की तलाश में घूमने लगे। वह जिससे भी मिलते, जो भी व्यक्ति सामने आता, उसी से पूछने लगते कि क्यों भाई, क्या तुम सुखी हो? क्या तुम सुखी हो? लेकिन उन्हें उत्तर हमेशा ना में ही प्राप्त होता, जिससे उनका उत्साह ठंडा पड़ रहा था। वह एक गांव से दूसरे गांव, इस गांव से और तीसरे गांव, ऐसे ही सुखी आदमी की तलाश करते करते थक गए। लेकिन उन्हें कहीं भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो पूर्णतः सुखी हो। अब वे आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे कि महाराज तो कह रहे थे कि हमारे राज्य में चारों तरफ खुशहाली है, सभी लोग खुशी पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा संभव है कि हमारे राज्य में कोई भी व्यक्ति पूर्णतः सुखी नहीं है? कोई न कोई कारण किसी न किसी के साथ अवश्य जुड़ा हुआ है। कोई गरीबी के कारण दुखी है, उसके पास धन का अभाव है, पैसा नहीं है जिससे वह हमेशा दुखी रहता है। किसी के पास मान सम्मान नहीं है, धन है लेकिन समाज में उसकी पद प्रतिष्ठा नहीं है, कोई उसे सम्मानीय नज़रों से नहीं देखता, न कोई उसका मान सम्मान करता, इस कारण दुखी है। तो कोई व्यक्ति पुत्र न होने के कारण दुखी है, वह संतानहीन है, जिससे दुख रहता है कि उसका वंश कैसे बढ़ेगा। तो कोई कुपुत्र से परेशान है कि पुत्र तो है लेकिन पुत्र उसका लायक नहीं है, नालायक है, कोई कामकाज का नहीं है, निकम्मा है, ढंग से पढ़ा लिखा नहीं है और उसके मान सम्मान को, प्रतिष्ठा को हानि पहुंचा रहा है, इससे परेशान थे। तो किसी को सुंदर पत्नी नहीं मिली थी, सुशील पत्नी, सुंदर पत्नी चाहिए थी, वह उसे नहीं मिली थी, इस कारण में व्यथित था। तो कोई अपनी शादी को लेकर उदास था कि मनपसंद शादी नहीं हुई या शादी नहीं हो सकी। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को कोई न कोई अपने जीवन से शिकायत अवश्य थी। इस प्रकार सभी आदमी जो भी मिलते सेवकों को अपनी व्यथा सुनाते और कहते कि नहीं, हम अपने जीवन में पूर्णतः सुखी नहीं हैं। बेचारे जो सैनिक थे गांव-गांव घूमते रहे, लेकिन उन्हें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो पूर्णतः सुखी हो। अब वह उदास हो गए और सोचने लगे कि चलकर राजा को ये बात बताई जाए कि महाराज, हमारे राज्य में कोई भी पूर्णतः सुखी व्यक्ति नहीं मिला जिसकी हम चादर लेकर आ सकें।
वह वापस राजा के महल की ओर आ रहे थे, तभी निराश होकर वापस चल दिए। तभी उनकी नज़र एक मलंग मस्त मौला फ़कीर, जो रास्ते चलते गाना गाते हुए चले जाते हैं और भगवान का आराध्य करते हैं, भजन करते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की सुख सुविधाओं का कोई इच्छा कल्पना नहीं होती। ऐसे मस्ती में वह गाता हुआ चला जा रहा था और वह एक तारा, एक जो वाद्य यंत्र होता है, उसको बजाता हुआ अल्लाह रहम कर गाना गाता हुआ चला जा रहा था। तो राजा के सेवकों ने उस मलंग फकीर को देखा। फकीर निश्चिंत था, बिना कोई चिंता के तारा बजाते हुए गाना गा रहा था। तो सेवकों को लगा कि हो सकता है यह इतना मगन है अपने भक्ति भाव में और भजन गाता हुआ चला जा रहा है, हो सकता है कि ये व्यक्ति पूर्णतः सुखी हो। राजा के सेवकों ने सोचा, अभी तक हम गांव-गांव सब जगह भटकते रहे, इस व्यक्ति से भी अमुक प्रश्न कर लिया जाए, शायद यही व्यक्ति पूर्णतः सुखी हो। तो उन्होंने उससे पूछा कि क्या आप सुखी आदमी हो? सेवकों को फकीर ने जवाब दिया, हाँ मैं सुखी हूँ। सेवकों को भी लगा कि फकीर की निश्चिंतता देखकर लगता है कि यहाँ पर हमारा काम बन सकता है, राजा की दी हुई आज्ञा पूरी हो सकती है। तो उन्होंने फकीर से पूछा कि बाबा, क्या तुम्हें कोई दुख नहीं है? क्या तुम सचमुच सुखी हो? फकीर, जो अपने भक्ति भाव में डूबा हुआ था, उसने सेवकों से कहा, हाँ मुझे कोई दुख नहीं, मैं एकदम सुखी हूँ। मुझे क्या दुख हो सकता है? मैं खाता हूँ और निश्चिंत भाव से अपने आराध्य की सेवा करता हूँ, भजन गाता हूँ। मुझे कोई संचय करने का ख्याल नहीं है, ना मुझे कोई धन दौलत की इच्छा है। बस मेरी धन दौलत तो मेरे आराध्य हैं, जिनके मैं सेवा भाव में लगा रहता हूँ। लेकिन एक बात बताइए कि आप लोग मुझसे ये क्यों पूछ रहे हैं? यह सुनकर राजा के सेवकों ने कहा, इसलिए कि हमें तुम जैसे आदमी की ही तलाश थी। और उस फकीर से राजा की दी हुई आज्ञा अनुसार पूरी बात फकीर को बता दी। कहा, हम राजा के सेवक हैं और हम ऐसे सुखी व्यक्ति की तलाश में निकले थे जो पूर्णतः सुखी हो और हमें वह अपनी एक रात के लिए चादर दे सके। यदि तुम सुखी हो पूर्णतः, तो तुम हमें अपनी चादर एक रात के लिए दे दो और इससे प्रसन्न होकर हमारे महाराज तुम्हें मुँह मांगा नाम देंगे, जिससे तुम्हारा जीवन और भी सुखमय व्यतीत हो सकता है।
बोलो, क्या ऐसा कर सकते हो? ऐसा करने से तुम्हें जीवन भर भीख मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और तुम अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत कर सकोगे। राजा की सेवकों की बात सुनकर फकीर जोर जोर से हंसा। उसने कहा कि मैं पूर्णतः सुखी व्यक्ति तो हूँ, लेकिन मैं ये आपकी इच्छा पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास तो चादर है ही नहीं। जब ऐसा फकीर के मुख से सेवकों ने सुना, तब उनके प्रश्न को, तब उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और वह फकीर से पूछ बैठे कि अभी आपने कहा था कि मैं पूर्णतः सुखी व्यक्ति हूँ, और जब आपके पास चादर ही नहीं है तो आप सुखी कैसे हो सकते हैं? इस पर फकीर सेवकों को देखते हुए बोला कि मुझ पर विश्वास करो, मैं सचमुच सुखी हूँ। मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, क्योंकि मैं किसी भी इच्छा से परे हूँ। मेरे अंदर ना तो धन दौलत की लालसा है, ना मान सम्मान पाने की कामना है, और ना मैं किसी पद प्रतिष्ठा के लिए कोई यत्न करता हूँ। इन सब चीज़ों से मुझे कोई भी इच्छा नहीं है, ना मैं इनके लिए लालायत हूँ। मैं अपना जीवन सादगीपूर्ण और संतोष से व्यतीत करता हूँ। मुझे जो एक सामान्य व्यक्ति के लिए इन सब की लालसा रहती है, मैं इस लालसा से परे हूँ। मेरे लिए तो बस मेरे आराध्य ईश्वर हैं, अल्लाह हैं, और मैं बस उन्हीं की सेवा करना चाहता हूँ। मुझे किसी भी प्रकार की धन संपत्ति, सम्मान और पद की लालसा नहीं, इसलिए मैं अत्यंत सुखी हूँ। फकीर ने ऐसा जवाब दिया। राजा के सेवकों ने फकीर की कही हुई बात राजा को बताई और कहा, महाराज, एक फकीर जो अपने आप को पूर्णतः सुखी कह रहा था, उससे हमने एक रात चादर मांगी, लेकिन उसके पास चादर थी नहीं, और उसने ऐसा कहा कि मुझे कोई पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान की लालसा नहीं है। मैं तो अपना जीवन सादगीपूर्ण व्यतीत कर रहा हूँ और मैं पूर्णतः सुखी हूँ। राजा को अब इस बात को समझने में देर नहीं लगी कि सही उस फकीर ने सही शिक्षा दी कि ऐशो आराम व सुख सुविधाओं की इच्छा ही मनुष्य के दुख का कारण। जितनी मनुष्य की इच्छाएं बढ़ती जाएंगी, ऐशो आराम बढ़ते जाएंगे, उतना ही मनुष्य कष्ट का भागीदार बनेगा। ज़्यादा ऐशो आराम होगा, शारीरिक कष्ट होंगे। धन दौलत होगी तो अन्य कष्ट, शारीरिक कष्ट के साथ मानसिक कष्ट भी उठाने पड़ेंगे। जीवन में मनुष्य अपनी इच्छाओं से कभी पूर्ण नहीं होता। आज
हमें इस चीज़ की इच्छा है, वो चीज़ पूर्ण होती ही अन्य किसी चीज़ की इच्छा होने लगती है। इस प्रकार मनुष्य की जो अतृप्त इच्छाएं हैं, जो कभी न पूरी होने वाली इच्छाएं हैं, वही दुख का कारण बनती हैं। यही राजा को समझ में आ गया और महाराज के द्वारा, सिद्ध महात्मा के द्वारा बताए हुए एक चादर का उपाय अब उनकी समझ में आ चुका था। अतः उन्होंने अपनी अतृप्त जो इच्छाएं थीं वो भुलाकर एक सादगी भरा जीवन व्यतीत करने लगे और हमेशा सुखी रहने लगे। इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि अतृप्त इच्छाएं ही हमारे दुख का मूल कारण हैं। यही अतृप्त इच्छाएं ही हमें दुख में बनाती हैं। तो इस प्रकार इस पाठ का वाचन हुआ। वाचन के उपरांत पाठ की व्याख्या हुई और इस पाठ में आए हुए जितने भी कठिन शब्द हैं उनको आप एक बार पुनः फिर से कहा जा रहा है, अपनी कॉपी पे लिख लें और उनके अर्थ को लिखने का प्रयास करें। जो भी समस्या आए, विषयाध्यापक से संपर्क कर उन समस्याओं को दूर करें। अगले वीडियो का इंतजार करें। अगले वीडियो में आपको अभ्यास कार्य, शब्दार्थ कराए जाएंगे। उसके उपरांत प्रश्नोत्तर लिखाए जाएंगे। तब तक आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, बार बार हाथ धोएं और साफ सफाई से रहें। धन्यवाद। Good morning, student. Today, exercise 1.4. Question number first, use comma as per period of Indian system and then write the successor of the following. First number is 9762934. First of all, put the comma according to the period. Ones, tens, 100, comma, 1000, 10,000, comma, lakh, 10 lakh, comma. The number is 9 crore 76 lakh 29,344. Successor means successor of a number is the number that comes just after it. It is obtained by the adding 1 to the number. It means we have to add 1. Yes. 1 plus 4, 5, 4, 3, comma, 9, 2, comma, 6, 7, comma, 9. It means successor of number 9 crore 76 lakh 29,344 is 9 crore 76 lakh 29,345. Okay, let us see the question number second. 69735023. First of all, put the comma. Ones, tens, 100, comma, 1000, 10,000, comma, lakh, 10 lakh, comma. The number is 6 crore 97 lakh 35,023. To find the successor of this number, we have to add up 1. 3 plus 1, 4, 2, 0, comma, 5, 3, comma, 7, 9, comma, 6. So the successor of 6 crore 97 lakh 35,023 is 6 crore 97 lakh 35,024. This is successor. Question number C. 76 lakh 65,343. And question number B. 26 crore
48,76,787. These are the homework question. You have to find the successor of these number. Now, let's see second question. Second question is use commas as per period of international system and then write the predecessor of the following. Suppose number is 3987429. We have to put the commas according to the international system. Ones, tens, hundred, comma. Ones, tens, hundred, comma. 3,987,429. We have to find the predecessor of this number. Predecessor of this number is, the predecessor of a number is the number that comes just before it. It is obtained by the subtracting 1 from the number. It means we subtract 1 from this number. 9 minus 1, 8, 2, 4, comma, 7, 8, 9, comma, 3. 3,987,428. The predecessor of number 3,987,429 is 3,987,428. Now, next question, B. First of all, put the commas according to the international system. Ones, tens, hundred. Ones, tens, hundred. 23,453,453. Subtract 1 to obtain predecessor. 3 minus 1, 2. 5, 4, comma, 3, 5, 4, comma, 3, 2. It means the predecessor of 23,453,453 is 23,453,452. Question D. $38,947,392. And question number D. 972,492,784. These are your homework question. You have to find the predecessor of this number. Successor. Predecessor. Good morning, student. Today's topic is estimating number. Means how can we estimate number by 10, 100, 1000, 10,000 or lakh, etc. This process of expressing a number to the nearest convenient figure to make it easier to understand is called rounding off a number or simply estimation. We can round off a number to the nearest 10, 100, 1000, 10,000, 1 lakh, etc. While the rounding off numbers, the numbers halfway and above are rounded off to higher 10, 100, 1000, etc. And those below halfway are rounded off to the nearest 10, 100, 1000, etc. First, let's see how can we
round up the number nearest 10. First, let us a number like 43, 48 and 45. All these numbers lie between 40 and 50. Because first 43. 43 is rounded off to 40. Why? Because 43 is less than halfway. That is why 43 is rounded off 40. 45 is rounded off to 50. Why? Because 45 is exactly halfway. And 48 is rounded off to 50 because 48 is more than halfway. When the number is exactly halfway or more than halfway, then the number is rounded off to the nearest 10. But the number is less than halfway, so the number is rounded off to the before 10. It means the rounded off 43 is 40, the rounded off 45 is 50 and 48 also 50 because both the number is 45 is exactly halfway of the number and 48 is more than halfway of the number. That is why the rounded off 45 and 48 is 50. Next, round nearest 100. It means how can we rounded off number to nearest 100? Let's see some number. Suppose 780, 720 and 750. Suppose first number 780. 780 is rounded off to 780 is rounded off to 700 or 800. The answer is 800 because 780 is more than halfway. 780 is more than 750. That is why the 780 rounded off to the 800. Second, 720. 720 is rounded off to 700. Why 700? Because 720 is less than halfway. That is why the 720 is rounded off to 700. Third, 750. 750 is also rounded off to 800 because 750 is exactly halfway. That is why 750 is rounded off to the 800. Now nearest 100 is completed. Now nearest 1000. Nearest 1000. Again we can take some numbers like
4,200, 4,500 and 4,800. Now first 4,200, it is clear, rounded off. 4,200 is rounded off to 4,000 because 4,200 is less than halfway. That is why. Second, 4,500. 4,500 is rounded off to 5,000 because 4,500 is exactly halfway. When the number is halfway or more than halfway, it's rounded off to just next nearest thousand. 4,800 is also rounded off to 5,000 because 4,800 is more than halfway. That is why 4,800 is rounded off to 5,000. Now, rounding off larger number. While rounding off larger number, we check the digit in the place just before the final digit. Final digit, it means which place we have to round the number. If it is 5 or more, it is rounded off to the higher side, but if it is less than 5, it is rounded off to the lower side. Suppose if we are taking a number 6,86,937, we have to round off this number by lakh. So just see the number. We check the digit in the place just before the final digit. मतलब final digit means 6 lakh. After 6 lakhs there is 8. 8 is greater than 5. So the number is rounded off to the higher side. Rounded off to the higher side. मतलब 6 lakh is rounded off the 7 lakh. Okay. If the number is less than 5, then the rounded off to the lower side. Then the number will be rounded off to the lower side. Suppose there is another number 6,32,454. Look just before the final place. After 6 there is 3. 3 is less than 5. So 6 lakh is rounded off to the lower side. Lower side means 6 lakh is remains 6 lakh because after 6 there is 3. 3 is less than 5. So the rounded off 6,32,454 is 6 lakh. Okay, now we start the exercise. Exercise 1.5. Rounding off the numbers to the nearest 1000. First question is 32,345. Now 32,000. Just see before the highest place. After 3, we have to round off the number by 1000. So 1, 10, 100, 1000, 2000. After 2000, there is 3. 3 is less than 5. So 32,000 is remain at the 32,000 because 3 is less than 5. Second question 24,523. 1, 10, 100,000. There is 24,000. After from 24,000 there is 5, which is exactly halfway.
That is why 24,000 is rounded off 25,000, because 523 is just more than halfway. That is why 24,000 is rounded off to the 25,000. Question number 3. 86,875. And question number 4. 75,758. Both the question are homework. Do in the homework notebook. Now, next question. Round off the number to the nearest 10,000. We have to round off the number nearest 10,000. Number 1, 8,47,293. 8,47,293. To round off nearest 10,000, just while rounding off the larger number, we check the digit in the place just before the final digit. It means final digit के पहले वाला number देखेंगे. If it is more than 5, it is rounded off to the higher side, and if it is less than 5, it is rounded off to the lower side. Okay, 8 as it is, because after 4 there is 7 which is more than 5. So 4 lakh is rounded off. 47,000 is rounded off about the 50,000. Okay, this was question number 1. Now, second, 3,45,982. 3,45,982. Again, while rounding off the larger number, we check the digit in the place just before the final digit. If it is more than 5, it is rounded off the higher side, and if it is less than 5, it is rounded off the lower side. Here is 45,000. 45,000 is just halfway. That is why it is rounded off 45,000 to the 50,000. 45,000 rounded off about 50,000, because 45,000 is just halfway. That is why it's round off about 50,000. Now question number C. 9,83,571. And question number D. 3,50,928. Both the question are your homework. You have to do in the homework notebook. Okay, so we have complete round off nearest 10,000. Let's see the next question. Round off the following numbers to the nearest 1 lakh. Same process we can apply in the round off nearest 1 lakh. The question is 2,93,876. 2,93,876. Look at just before the higher place. It means after 2 there is 9, which is more than 5. So 2 lakh is 2,93,000 is more than halfway. That is why the rounded off this number 3 lakh. Because 2,93,000 which is more than halfway, or we can say it is more than 5. 9 is, we can write also 9 is greater than 5. That is why the this number is round of 3 lakh. If there is any number which is less than 5, then 2 lakh remain 2 lakh. But because 9 is greater than 5, that is why 2,93,000 is round of 3 lakh. Next question. 8,75,685. 8,75,685. Again we apply the same process. Just look at the number before the higher place. It means 8 lakh. Before 8 lakh, 75,000, which is more than halfway. Or you can say 7 is greater than 5. That is why 8 lakh, the rounded of this number is 8 lakh to 9 lakh. Because 7 is greater than 5. This is rounded off about 9 lakh. 8,75,000
is round off 9 lakh. Next question number C. 3,58,587. 3,58,587. Again count the number. 3,58,000. 58,000 is more than halfway, or we can say 5 is equal to the 5. That is why 3,58,000 rounded off 4 lakh. This number is round off 4 lakh because 5 equal to 5, or we can say 58 is more than halfway. That is why this number is rounded by the higher side, not the lower side. If there is any number which is less than 5, the number rounded off to the lower side. But this is 5. That is why the number is rounded off to the higher side. Next question number D. 4,57,689. 4,57,689. Now, this is your homework. This question is your homework, and both these questions are your homework. Okay. Antarctica. It is the 5th in terms of size and is the coldest land mass. Antarctica is the 5th in terms of size. कहने का मतलब सभी कॉन्टिनेंट में ये अगर साइज में देखा जाए एरिया वाइज तो ये 5th कॉन्टिनेंट है, 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है. इट हैज़ नो रेप्टाइल. इसमें कोई भी रेप्टाइल नहीं है. रेप्टाइल मीन्स इस तरह के एनिमल जिनकी जो बैकबोन होती है, एक हड्डी सिर से लेके पूंछ तक एक ही हड्डी से ज्वाइन होते हैं, ऐसे एनिमल को हम रेप्टाइल बोलते हैं. फॉर एग्जांपल क्रोकोडाइल, स्नेक, लिजार्ड. इस तरह के कोई भी एनिमल अंटार्कटिका पर नहीं मिलता. द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका is the southernmost landmass on the earth. Southernmost landmass on the earth. जैसा कि हम अगर फिर से अर्थ के मैप को देखें तो यहाँ पर ये जो आप अर्थ देख रहे हैं, ये सबसे नीचे जो वाइट कलर में दिख रहा है, ये एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट है और इस पर पूरे पर बर्फ़ जमी हुई है, इसलिए ये कोल्डेस्ट लैंड मास भी कहा जाता है. तो फिर से अपने टॉपिक पर आ जाएं. जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कोल्डेस्ट लैंड मास. फिर साउदर्न लैंड मास ऑन द अर्थ. ये साउदर्न लैंड मास है. साउदर्न मीन्स सबसे साउथ में, साउथ मोस्ट. द साउथ पोल कैन बी फाउंड हियर. और यहीं पर साउथ पोल है. along its large permanent glacier and frigid weather. परमानेंट ग्लेशियर का मतलब यहाँ पर हमेशा ग्लेशियर रहते. ग्लेशियर मीन्स बर्फ़ की नदी. ऐसी नदी जिसमें बर्फ़ चलती रहती है, ऐसी नदियाँ यहाँ पर हमेशा ही रहती हैं, कभी उनकी बर्फ़ पिघलने नहीं पाती. फ्रिज्ड वेदर का मतलब ठंडा वेदर. दिस कॉन्टिनेंट हैज़ नो परमानेंट रेजिडेंस एज 90% ऑफ इट इज़ ऑलवेज कवर्ड विथ आइस. और यहाँ पर कोई परमानेंट रेजिडेंस नहीं है क्योंकि 90% ये आइस से कवर्ड है, बर्फ़ से ढका हुआ है. विच गिव्स इट द नेम ऑफ वाइट कॉन्टिनेंट. इसलिए इसका एक नाम वाइट कॉन्टिनेंट भी है. वाइट कॉन्टिनेंट कौन सा कॉन्टिनेंट है? वाइट कॉन्टिनेंट, हाँ, एंटार्क्टिका.
some scientists live and conduct various form of researches here. कुछ साइंटिस्ट यहाँ पर रहते हैं और कई तरह के रिसर्च करते रहते हैं. वेरियस मीन्स मैनी, कई रिसर्च यहाँ पर वो करते रहते हैं. प्रेजेंटली यानी वर्तमान में देयर आर 60 साइंटिस्ट रिसर्च, लगभग 60 साइंटिस्ट अभी यहाँ पर रिसर्च स्टेशन हैं, 60 साइंटिफिक रिसर्च स्टेशन यहाँ पर मौजूद हैं विथ 400 to 500, जहाँ पर कि 400 से 500 वर्किंग साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं. 400 to 500 साइंटिस्ट अभी यहाँ पर वर्क कर रहे हैं. In the year 1988, India built here its second research station. 1988 में इंडिया ने भी यहाँ पर सेकेंड रिसर्च सेंटर बनाया. यानी 1988 के पहले एक बार और इंडिया ने रिसर्च सेंटर बनाया था, फिर दोबारा 1988 में दूसरा रिसर्च सेंटर इंडिया का भी यहाँ पर है. मैत्री in an ice-free rocky area on Skrichmacher Oasis, और ये जहाँ पर बनाया गया उसका नाम मैत्री रखा गया है. और जहाँ पर ये इंडियन रिसर्च सेंटर बना है वो आइस फ्री है. आइस फ्री मीन्स वहाँ पर बर्फ़ नहीं है, वो एक रॉकी एरिया है. चारों तरफ बर्फ़ के बीच में जब कोई अलग इलाका होता है तो उसको ओएसिस बोलते हैं. या जैसे कहीं बड़े डेजर्ट में कहीं पर बीच में थोड़े से पेड़ पौधे या घास होती है तो उसको ओएसिस बोलते हैं. उसी तरह यहाँ पर चारों तरफ बर्फ़ से घिरे एरिया में बीच में कहीं पर रॉकी एरिया है, उसको ओएसिस कहा गया है. इट कैन एकोमोडेट 25 to 40 पीपल, और यहाँ पर लगभग 25 से 40 लोग वर्क कर रहे हैं. नेक्स्ट, एशिया. नंबर 1, इट इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड कवर्स अबाउट 30% ऑफ अर्थ्स लैंड एरिया. तो ये पहले भी मैं बता चुका हूँ आपको. इट इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ये सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, एंड कवर्स अबाउट 30% ऑफ अर्थ लैंड एरिया. और टोटल अर्थ पर जो लैंड है उसका 30% एशिया है. नंबर 2, अबाउट 60% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव्स हियर. और अगर पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन को देखा जाए तो उसका 60% पॉपुलेशन केवल एशिया में है. लिव्स मीन्स स्टे, रहते हैं. 60% पीपल यहाँ पर रहते हैं वर्ल्ड के. द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया इज़ प्राइमरीली सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अभी मैंने बताया था लास्ट पीरियड में आपको. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मीन्स अगर अर्थ को हम 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा, तो जो ऊपरी हिस्सा है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, और उसके अपोजिट जो बचा नीचे का हिस्सा है वो साउदर्न हेमिस्फीयर है. यानी आधा अर्थ, ऊपर का हिस्सा वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उसमें ही एशिया आता है. एक बार फिर देख लें. जैसा आप ये देख रहे हैं अर्थ का एक मॉडल है, तो ये अर्थ के बीच में से जो सेंटर लाइन ये डिवाइड कर रही है अर्थ को 2 पार्ट में, इस लाइन के ऊपर का हिस्सा जो है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये साउदर्न हेमिस्फीयर. तो एशिया आप देख रहे हैं जो ये येलोइश कलर है या ऑरेंज कहें इसको, तो इधर ये एशिया है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ रहा है. On its eastern border, it has the Pacific Ocean. इसके ईस्टर्न बॉर्डर पर पैसिफिक ओशन है.
along the southern border, क्योंकि साउदर्न बॉर्डर तक इट हैज़ द इंडियन ओशन, और उससे साउदर्न बॉर्डर तक इंडियन ओशन है। द आर्कटिक ओशन लाइज ऑन इट्स नॉर्दर्न मोस्ट बॉर्डर, और नॉर्दर्न बॉर्डर पर इसके आर्कटिक ओशन है। कौन सा ओशन है? आर्कटिक ओशन। वाइल ऑन इट्स वेस्ट यूरोप इज़ देयर, और इसके वेस्ट में यूरोप है। जो लास्ट में पीरियड में बताया था मैंने कि इसके जो अलग अलग कलर से डिवाइड किया गया है, तो उसके वेस्ट पार्ट में जो पर्पल कलर दिख रहा है वो वेस्ट यूरोप है। द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के सबसे ऊंची चोटी, यानी पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी, माउंट एवरेस्ट ऑफ नेपाल, नेपाल का माउंट एवरेस्ट। द कोल्डेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो कि दुनिया का सबसे कोल्डेस्ट डेजर्ट है। डेजर्ट मीन्स जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं होते उसको डेजर्ट बोलते हैं, केवल रेगिस्तान को ही डेजर्ट नहीं बोलते। द गोबी डेजर्ट ऑफ चाइना एंड वन ऑफ द हॉटेस्ट डेजर्ट, और जो चाइना का गोबी डेजर्ट है वो सबसे गर्म डेजर्ट है। द थार डेजर्ट ऑफ इंडिया, इंडिया का जो थार डेजर्ट है, आर सिचुएटेड इन एशिया, वो भी इंडिया का थार डेजर्ट भी एशिया में ही है। ये माउंट एवरेस्ट देख रहे हैं आप, और इससे गोबी डेजर्ट जो कि चाइना में है, और इसके आगे जो ये थर्ड पिक्चर देख रहे हैं ये थार डेजर्ट है इंडिया का। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया नाउ द स्मॉलेस्ट ऑफ द 7 कॉन्टिनेंट्स, ये 7 कॉन्टिनेंट्स में सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया। इट इज़ द 6th लार्जेस्ट कंट्री विच इज़ नोन बाय द सेम नेम, और ये दुनिया का 6th लार्जेस्ट कंट्री है, और इस कंट्री का नाम भी ऑस्ट्रेलिया है। यानी ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक कॉन्टिनेंट भी है और एक कंट्री भी है। इट इज़ कम्प्लीटली सराउंडेड बाय 2 ओशन, और ये 2 ओशन से पूरी तरह से घिरा हुआ है। द इंडियन ओशन ऑन द वेस्टर्न साइड एंड द पैसिफिक ओशन ऑन इट्स ईस्टर्न साइड। वेस्टर्न साइड इंडियन ओशन है, और ईस्टर्न साइड जो दिया हुआ है इसमें वो पैसिफिक ओशन है। एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स जियोग्राफी एंड साइज, इट इज़ ऑफन रिफर्ड टू एज एन आइलैंड कॉन्टिनेंट। इसकी जोग्राफिकल जो सिचुएशन है उसकी वजह से इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। आइलैंड आप जानते होंगे, आइलैंड मीन्स स्मॉल लैंड मास विच इज़ सराउंडेड बाय वाटर, एक छोटा ज़मीन का हिस्सा जो कि चारों तरफ पानी से घिरा हुआ हो उसको आइलैंड कहते हैं। तो ये सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है और अपने आप में एक कंट्री भी है, तो इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है। इट इज़ द मोस्ट आइसोलेटेड एंड रिमोट कॉन्टिनेंट। आइसोलेटेड मीन्स अकेला, इसलिए इसको अकेला कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है, और रिमोट माने थोड़ा सबसे अलग हट के, सबसे दूरी पर। एक बार देख लें फिर से ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है। ये जो साइड में ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं ये ऑस्ट्रेलिया है, और ये पूरे वर्ल्ड के लैंड मासेस से लगभग सबसे अलग थलग है, इसलिए इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है, और ये अपने आप में कंट्री भी है। और दूसरी चीज़ मैंने बताया था कि एशिया के वेस्टर्न पार्ट में लगा हुआ यूरोप है। ये जो पर्पल कलर से छोटा सा दिख रहा है ये यूरोप है, ये एशिया है।
Australia has wide variety of animals and plant which are unique in the world. ऑस्ट्रेलिया में कई तरह के एनिमल्स एंड प्लांट होते हैं जो कि दुनिया में अनोखे हैं। एग्जाम्पल आगे लिखा हुआ, एग्जाम्पल आर कंगारू, कोआला, डिंगो, वेलाबाई एंड वॉम्बैट। ये एनिमल्स के नाम हैं जो कि दुनिया से हटकर एनिमल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। द कॉन्टिनेंट इज ऑल्सो होम टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रीफ एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वंडर्स, द ग्रेट बैरियर रीफ। यहाँ पर ये भी जिनके नाम दिए हैं, ये जानवर भी यहाँ पर पाए जाते हैं। इनमें से कुछ के पिक्चर आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं। ये कंगारू, कोआला और द ग्रेट बैरियर रीफ, ये एनिमल्स हैं। और ये जो है समुद्र के नीचे की सतह है जहाँ पर कि कुछ हटकर दिखाया जा रहा है, देख सकते हैं आप, ग्रेट बैरियर रीफ। आगे पढ़ेंगे हम यूरोप। यूरोप बीइंग द सेकेंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, ये सेकेंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। यूरोप इज़ होम टू अबाउट 11% ऑफ द अर्थ पॉपुलेशन, और अर्थ पॉपुलेशन का 11% पॉपुलेशन जो है वो यूरोप में है। दस इट इज़ द सेकेंड मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया, और एशिया के बाद ये सेकेंड पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट है, इसका नाम है यूरोप। वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट कंट्री वेटिकन सिटी, इसका नाम आपने कई बार जीके में सुना होगा। वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कंट्री वेटिकन सिटी इज सिचुएटेड हेयर, वो भी कहाँ पर है? यूरोप में। वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट कंट्री वेटिकन सिटी इज सिचुएटेड इन यूरोप। यूरोप इज सराउंडेड बाय द मेडिटेरियन सी एंड द Black Sea on its south, the Atlantic Ocean on its west and the Arctic Ocean on its north. ये वेटिकन सिटी का आप पिक्चर देख लें। वेटिकन सिटी का जो एक पिक्चर आपकी बुक में अवेलेबल कराया गया है, ये वेटिकन सिटी। स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इज वेटिकन सिटी। इसके बाद हम पढ़ेंगे नॉर्थ अमेरिका। It is the third largest continent. नॉर्थ अमेरिका क्या है? थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, इसका नाम है नॉर्थ अमेरिका। इट हैज़ 23 कंट्रीज एंड कनाडा इज़ द बिगेस्ट ऑफ देम। तो नॉर्थ अमेरिका में 23 कंट्रीज़ हैं और सबसे बड़ी कंट्री जो इनमें से है वो है कनाडा। कनाडा कौन से कॉन्टिनेंट में है? नॉर्थ अमेरिका। इट्स पॉपुलेशन इज़
अबाउट 500 मिलियन, और इसका पॉपुलेशन 500 मिलियन के आसपास है। ऑफ द 7 कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका इज़ 4th लार्जेस्ट बाई पॉपुलेशन, और 7 कॉन्टिनेंट में से अगर 4th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट देखें तो वो है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका इज़ bordered by Atlantic Ocean in the east, the Pacific Ocean in the west, the Arctic Ocean to the north, and both the Panama Canal and South America to the south. इसके साउथ में क्या क्या है? पनामा कैनल एंड साउथ अमेरिका। द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड, लेक सुपीरियर, is found in both Ontario यानी कनाडा एंड माइनेसोटा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। द नियाग्रा फॉल्स, यहाँ पर नियाग्रा फॉल्स भी है, मास्टरपीस ऑफ नेचुरल ब्यूटी, मास्टरपीस ऑफ नेचुरल ब्यूटी आर सिचुएटेड इन नॉर्थ अमेरिका। देख लें, आपके सामने बुक में कुछ दिए हुए हैं दोनों पिक्चर। ये पहला पिक्चर जो आप देख रहे हैं ये है लेक सुपीरियर। ये फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा जो सोर्स है उसका नाम है लेक सुपीरियर। और सेकंड पिक्चर आप देख रहे हैं जो ये है नियाग्रा फॉल। ये नियाग्रा फॉल ये वर्ल्ड का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है जिसका नाम है नियाग्रा वाटरफॉल। नेक्स्ट इज साउथ अमेरिका। इट इज़ 4th इन साइज एंड 5th इन पॉपुलेशन। एरिया वाइज देखा जाए तो साउथ अमेरिका 4th है, और पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो ये 5th कॉन्टिनेंट है। इट्स लार्जेस्ट कंट्री इज़ ब्राज़ील। तो साउथ अमेरिका की जो सबसे बड़ी कंट्री है उसका नाम है ब्राज़ील। It lies in both, ये दोनों में है, यानी दोनों हेमिस्फीयर में है। इन बोथ हेमिस्फीयर, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द साउदर्न हेमिस्फीयर। जो साउथ अमेरिका है वो दोनों हेमिस्फीयर में शामिल है, नॉर्थ हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। एक बार फिर से हम वर्ल्ड का डायग्राम देखेंगे। नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका का ये इक्वेटर है, बीच की लाइन जो अर्थ से खींची गई है। तो इतना जो साउथ अमेरिका का हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ये कलर्ड ऊपर का, ये जहाँ से साउथ अमेरिका लिखा दिख रहा है, इसके ऊपर एक लाइन तो शायद कम दिख रही हो इसमें, लेकिन साइड में आप देख सकते हैं कि ये लाइन जो यहाँ से जा रही है ये इक्वेटर है। इसके ऊपर का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये साउदर्न हेमिस्फीयर है। तो साउथ अमेरिका दोनों हेमिस्फीयर में शामिल है। आगे देखें, द पैसिफिक ओशियन बॉर्डर, South America in the west and the Atlantic Ocean in the east. The Caribbean Sea and the North America lie to its northwest। इसके नॉर्थ वेस्ट में नॉर्थ अमेरिका है। इसके बाद आगे आप जो पिक्चर देख रहे हैं
गौर करें इन पर। पहला दिया है एंजल फॉल, दूसरा दिया है अमेजॉन रिवर, और थर्ड पिक्चर जो देख रहे हैं आप ये है द एंडस। इसके बारे में भी हम अभी पढ़ेंगे। तो साउथ अमेरिका's spectacular geographical sites are the world's highest waterfall, Angel Fall. South America's spectacular geographic sites are the world's highest waterfall, Angel Fall. In Venezuela, highest volume river the Amazon. वेनेजुएला एक यहाँ पर एक कंट्री का नाम है, उसमें जो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम वाली जो रिवर है अमेजॉन। द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज द एंडस, और सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट जो माउंटेन रेंज है जिसके जो भी आपने इस पिक्चर में देखा था ये, और अमेजॉन रिवर ये जो है। एंड द ड्राइएस्ट एरिया ऑन द प्लेनेट द एटाकामा डेजर्ट। ये सब के सब इसी में है, यानी साउथ अमेरिका में। अब अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे द ओशन। अभी हम लोगों ने सभी कॉन्टिनेंट के बारे में जाना। अब आपको सभी कॉन्टिनेंट को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लर्न करते रहना है, और उसके बाद क्वेश्चंस के बारे में जहाँ से आप अगर जानकारी ले सकते हैं तो ले सकते हैं, और ओशन के बारे में आगे नेक्स्ट पीरियड में आपको समझाया जाएगा।